डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। कई क्राइम तक फैमिली मेंबर ने ध्यान दिलाया था मुझे और पिछले 4-5 दिनों से कि एपिसोड नंबर 786 आ रहा है इस कहानी का, यानी 786 काफ़ी के बारे में जो कुछ जानकारी है आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे। ये बड़ा शुभ और अच्छा माना जाता है, और ख़ासतौर पर मुसलमानों में। मुझे याद है एक बड़ी मशहूर फिल्म आई थी कुली, जिसमें अमिताभ बच्चन का जो बिल्ला था वो 786 नंबर था। तो 786 लोग को लेकर बहुत सारी बातें होती हैं, और उसमें यह है कि अलग अलग लोगों के शौक़ भी हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जो जब गाड़ी खरीदने जाते हैं तो कोशिश करते हैं कि 786 लास्ट में हो नंबर। बहुत सारे लोगों को करेंसी नोट्स या उस पर जो नंबर होते हैं 786 के, मैं कहीं खबर भी देख रहा था किसी चैनल पर, कई ऐसे शख्स हैं जिनके पास वो चाहे जितने भी नोट हों अलग अलग उसके, 1 रुपये, 2 रुपये, 5, 10, 15, 20, 50, सभी के आखिरी के 786 जो थे उन्होंने कलेक्ट करके रखा, उनके पास कलेक्शन है। तो 786 को शुभ और अच्छा मानने के पीछे की वजह क्या है, इसको लेके बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन 786 असल में इस्लाम में और मुसलमानों के बीच एक बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के तौर पर भी देखा जाता है। इसका मतलब होता है कि शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम पर। तो 786 को लोग पाक भी मानते हैं, पवित्र भी मानते हैं, और ये मानते हैं कि इससे बड़ा बरकत भी होता है। और कई बार ये भी है कि जैसे हिंदू धर्म में ओम है, उससे जोड़ा जाता है कि जैसे वहाँ ओम है, जो ओम को जिस तरीके से माना जाता है, तो वैसे ही इस्लाम में 786 को लोग मानते हैं। तो 786 एक लकी नंबर के तौर पर भी देखा जाता है, और आज इत्तेफाक से 786 एपिसोड 786। तो मुझे लगा कि ये मुझे कई क्राइम तक फैमिली ने ही भेजा था मुझे, और उन्होंने कहा था कि इसका जिक्र ज़रूर कीजिएगा। और कई ऐसे लोग थे, मैं एक का नाम भी नहीं ले सकता, मतलब इतने सारे लोग हैं। तो 786 का कुल मिलाकर मतलब यही होता है, और उनमें बहुत सारे लोगों ने ये मुझे बताया कि 786 और ओम दोनों लगभग एक जैसी चीज़ है। तो ये तो रही एपिसोड 786 की। आज हालांकि देखते देखते मतलब अब 800 की दहलीज पर खड़े हैं हम लोग। दूसरा, आज थोड़ा फ्रेश भी हूँ। पिछले लॉकडाउन करीब 1.5-2 महीने से दिल्ली में, और चूँकि सारे शॉप बंद थे, बार्बर शॉप भी बंद था, तो हेयर कटिंग भी नहीं हो रही थी। अब धीरे धीरे दिल्ली ढर्रे पर ज़िंदगी लौट रही है, तो आज मौका मिला, सुबह वक्त भी था, तो जाकर हेयर कटिंग कराई। और वहाँ की भी एक कहानी आपको सुनाता हूँ कि जब मैं गया तो वहाँ जिन्होंने कटिंग की उनका नाम है आमिर। वो मिले तो देखकर मुस्कुराए। मैंने पूछा कहाँ? लॉकडाउन में इधर। बोले लॉकडाउन में कोई काम तो था नहीं और दुकानें भी बंद थी, फिर भी रोज़ी रोटी चलानी है, तो 2-4 लोग आ जाते थे जिनकी कटिंग कर दिया करता था, और बाकी टाइम जो है आपकी कहानी से कट जाता था। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा ये सुनकर। फिर कटिंग के दौरान बातचीत भी हो रही थी, तो आमिर का सवाल था कि आपको इतनी सारी कहानियाँ, इतनी सारी खबरें मिलती कहाँ से, इतनी सारी जानकारी लाते कहाँ से? और उस पर एक जो मेन आया कि किम जोंग उन के बारे में जैसे खबरें होती है तो वो कहाँ से आती है। मैंने कहा कि सब पढ़ना पड़ता है, रिसोर्सेज होते हैं, सोर्सेज होते हैं, रिपोर्टर होते हैं, लेकिन ये अच्छा लगा कि क्यूरियोसिटी थी, जानकारी कि कहाँ से आती है, कैसे आती है। तो मैं उसके ज़रिए, आमिर के ज़रिए आप लोगों को ये बताता हूँ कि इसके लिए सच में बहुत रिसर्च करनी पड़ती है, और सिर्फ रिसर्च ही नहीं, एक जगह से अगर एक स्टोरी मिलती है तो फिर उसको कंफर्म करना सही है कि नहीं, उसमें क्या चीज़ें गलत हैं, उसके लिए आपको 10 अलग अलग सोर्सेज से उसको कंफर्म करना होता है। तो ये लंबा टाइम लग जाता है, इसमें टाइम टेकिंग है ये, क्योंकि ज़रूरी ये है कि कहानी से पहले ये तय करना कि ये कहानी सच्ची है कि नहीं है, और इसमें कोई झूठी चीज़, तो फैक्ट्स तो गलत नहीं है, नाम तो गलत नहीं है, ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। उसके बाद तब जाकर कहीं बहुत सारे फिल्टर होने के बाद फिर बहुत सारे आप लोग फरमाइश करते हैं कहानियों की, फिर उसको ढूंढा जाता है, रिसर्च करते हैं, और तब ये कहानी यहाँ तक पहुँचती है। और 786 कहानी आज हो गई 786। तो ये आप लोगों का प्यार है, कोशिश यही है कि कहानी का यह सिलसिला चलता रहे। अब आज की कहानी पर आते हैं, और आज की कहानी जो है, जब ये पहली बार मैंने सुनी तो मतलब अजीब सी उस वक्त कई सोच मन में
एक साथ कौन थी। उसकी वजह ये कि ये कहानी जिससे जुड़ी हुई थी और जिस चीज़ के लिए जुड़ी, वो दोनों अलग अलग चीज़ें थी। एक, हम सब जो हिंदुस्तानी हैं, गांधी जी के बारे में जब भी हम सोचते हैं, गांधी जी का नाम या गांधी जी का चेहरा हमारे सामने आता है, तो फिर वो देशभक्ति, वो उनका अहिंसा के प्रति प्रेम, किस तरीके से पूरे अंग्रेज़ों को उन्होंने अपने अहिंसावादी नीति की वजह से देश छोड़ने पे मजबूर किया, उनकी सादगी, उनकी ईमानदारी, ये सारी चीज़ें, उनकी किस्से, कहानियाँ सब सामने आती हैं। लेकिन अगर गांधी जी के परिवार से जुड़े किसी शख्स के ऊपर धोखाधड़ी और चोरी का इल्ज़ाम लगे और उसको 7 साल की जेल की सज़ा हो, तो पहले तो ये दिल मानता नहीं, फिर लगता है ऐसा हुआ कैसे, फिर ये लगता है वो गांधी जी के कितने करीबी रिश्तेदार थे। तो ये सारी चीज़ें इसलिए होती हैं क्योंकि हम गांधी जी के का जो हमारे सामने एक पूरा चेहरा और उनका व्यक्तित्व है, वो कुछ अलग ही है। हम मान ही नहीं सकते कि गांधी जी कुछ गलत कर सकते हैं या गांधी जी बेईमान हो सकते हैं, चोरी कर सकते हैं। लेकिन अगर उनके परिवार के किसी सदस्य पे ये उंगली उठती है, तो ये इसलिए चीज़ बड़ी हो जाती है और गंभीर हो जाती है क्योंकि वो परिवार गांधी जी का है। तो उस परिवार को भी ये सोचना चाहिए कि जो विरासत वो लेकर चल रहे हैं, उसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उनकी कि वो कोई ऐसा काम ना करें जिससे गांधी जी तक नाम आए और जिसमें गांधी का नाम आए, क्योंकि हम सब 1.25 करोड़ से ज़्यादा हिंदुस्तानियों के लिए कहीं ना कहीं एक अफसोसनाक चीज़ हो जाती है। लेकिन अफसोस की बात है कि पिछले हफ्ते एक ऐसी ही खबर आई, और यह खबर साउथ अफ्रीका से आई। आपको पता है गांधी जी का पूरा जो आंदोलन था हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए, उससे पहले वो साउथ अफ्रीका में ही थे, बैरिस्टर थे। फिर उन्होंने सब कुछ वहाँ से छोड़ छाड़ कर वो भारत लौटे और स्वाधीनता संग्राम में शामिल हुए थे। कहानी उनकी एक पर पोती को लेकर है, आशीष लता राम गोविंद। उन्हें 7 साल की सजा सुनाई गई है। लेकिन आशीष लता राम गोविंद एक्चुअल में गांधी जी की हैं क्या, गांधी जी का परिवार क्या? अगर हम इस परिवार को पहले समझ लें तो फिर इसके बाद हम गांधी जी के परिवार से जुड़ी हुई इस कहानी को बेहतर समझ सकते हैं। महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी, ये सब हम जानते हैं, हम लोगों ने पढ़ा भी है। कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी की पत्नी थी। महात्मा गांधी के कुल 4 बेटे थे और उन चारों बेटे के नाम थे हरिलाल, मणिलाल, देवदास और रामदास गांधी। तो कुल 4 बेटे गांधी जी के, हरिलाल गांधी, मणिलाल गांधी, देवदास गांधी और रामदास गांधी। इनमें से मणिलाल गांधी ने सुशीला गांधी से शादी की थी। तो 4 बेटों में से एक बेटे सुशीला गांधी से उन्होंने शादी की थी। अब जो मणिलाल गांधी है, इन्हीं से पूरी कहानी जुड़ी हुई है। 1897 में पहली बार दक्षिण अफ्रीका गए थे मणिलाल गांधी, यानी गांधी जी के बेटे, और ये दूसरे नंबर के बेटे थे गांधी जी के। 1906 से 1914 के बीच वो क्वाजुलु नटाल और गाफ्टिंग में रहे, साउथ अफ्रीका में। इसके बाद फिर वो भारत लौट आए, भारत में कुछ दिन रहे। लेकिन फिर 1917 में जब अभी देश आजाद नहीं हुआ था, मणिलाल वापस दक्षिण अफ्रीका लौट गए और वहां वो एक वीकली न्यूज़पेपर था, इंडियन ओपिनियन, उसके साथ जुड़ गए और 1920 में वो उसके एडिटर भी बने। 1927 में मणिलाल गांधी ने सुशीला मशरूवाला से शादी की, मतलब सुशीला गांधी जी की बहू हुई, दूसरे बेटे की। शादी के बाद ये लोग साउथ अफ्रीका में ही रह रहे थे और फिर मणिलाल और सुशीला, इनसे कुल 4 बच्चे हुए, बल्कि 3। एक आशा राम गोविंद, इसके अलावा आरती राम गोविंद, आशीष लता राम गोविंद और केदार राम गोविंद। तो 1927 में सुशीला से शादी हुई मणिलाल की, ये फिर साउथ अफ्रीका में रहे और इनके 3 बच्चे हुए, सीता, इला और अरुण। शॉर्ट में अगर हम बताएं तो 3 बच्चे हुए। इनमें से 3 बेटी थी और ये लोग साउथ अफ्रीका में अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। हालांकि इनमें से फिर एक अरुण ने बाद में अमेरिकन सिटीजनशिप ले ली और वो अमेरिका में बस गए।
जो आशीष लता हैं, अब यहीं से ये कहानी शुरू होती है। तो एक बार फिर से आपको सिर्फ वापस याद दिला दूं कि गांधी जी के 4 बेटे, हरिलाल गांधी, मणिलाल गांधी, देवदास गांधी और रामदास गांधी। उनमें से मणिलाल गांधी की शादी हुई सुशीला गांधी से, और सुशीला गांधी से इनकी जो बेटी पैदा हुई सीता गांधी, अरुण गांधी और इला गांधी, 3 बेटी। तो मणिलाल की 3 बेटियां, बल्कि एक बेटा थे और 2 बेटियां, सीता गांधी, अरुण गांधी बेटा और इला गांधी बेटी। तो ये कायदे से ये तीनों गांधी जी के पोते और पोती हुई। अब मणिलाल की एक बेटी इला गांधी जो थी, इनकी शादी हुई मवालाल राम गोविंद से साउथ अफ्रीका में, और उनसे 4 बेटियां हुई, और उनमें से एक थी आशा राम गोविंद और एक आशीष लता राम गोविंद। ये कहानी आशीष लता राम गोविंद की है, यानी ये गांधी जी की परपोती हैं। गांधी जी के बेटे मणिलाल, मणिलाल की बेटी इला गांधी, और इला गांधी से पैदा हुई आशीष लता राम गोविंद, यानी महात्मा गांधी की परपोती, साउथ अफ्रीका में रहती हैं। इला गांधी के बारे में आपको बता दूं कि इला गांधी साउथ अफ्रीका में जब रही तो उन्होंने, उस वक्त नस्ल भेद था, आपको याद होगा, साउथ अफ्रीका में बहुत, और खासतौर पे क्रिकेट को भी लेकर उन्होंने एक सीरीज कराई थी जिसको लेकर बड़ा था, जो जिन लोगों ने उसमें हिस्सा लिया उनको उस देश ने टीम से बाहर कर दिया था। कैरी पैकर, शायद नहीं, कैरी पैकर ऑस्ट्रेलिया का था, कुछ और ऐसी सीरीज था। तो इला गांधी वहां पे लगातार, चूंकि गांधी जी की पोती थी वो, और साउथ अफ्रीका में नस्ल भेद के खिलाफ बाकायदा आंदोलन चला रही थी, और साउथ अफ्रीका सरकार ने उस वक्त उनको उनके घर में ही नज़रबंद भी किया था 1973 में, और वो करीब 9 साल तक हाउस अरेस्ट रही थी। लेकिन फिर दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला के आने के बाद उन्होंने एक लंबी लड़ाई मंडेला जी ने लड़ी, फिर वहाँ से नस्ल भेद खत्म हुआ, और उसके बाद फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ, गोरे और कालों के बीच में समानता की बात हुई। तो 1994 में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की सदस्य के रूप में इला गांधी वहाँ की पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनी गई, सांसद। 2003 तक, 1994 में वो चुनी गई थी और 2003 तक वो सांसद रही, मतलब 9 साल तक साउथ अफ्रीका की। और फिर इसके बाद इन्होंने अपना एक अभियान चलाया था, और गांधी जी के आदर्श अहिंसा और इसके ऊपर, और एक गांधी डेवलपमेंट ट्रस्ट भी शुरू किया। तो उन्हीं इला गांधी जो साउथ अफ्रीका में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रही 9 साल तक, एक एक्टिविस्ट जिन्होंने रंगभेद के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उनकी बेटी हैं आशीष लता, यानी महात्मा गांधी की परपोती। अब कहानी इन परपोती की, जो क्योंकि आज जो पूरी कहानी सुना रहा हूं। लास्ट वीक साउथ अफ्रीका की एक अदालत ने आशीष लता राम गोविंद को 7 साल की सजा सुनाई है, और ये सजा सुनाई है 2 अलग अलग मामले हैं धोखाधड़ी के, उसके जुर्म में, और ये पूरा मामला 6 करोड़ रुपए का है। अब आशीष लता जो हैं गांधी जी के प्रपोती, ये वहां पे एक एनजीओ चलाती हैं। इनका नाम है, इस एनजीओ का नाम है पार्टिसिपेटिव डेवलपमेंट इनिशिएटिव, और इस एनजीओ के नाम पर वो जो काम करती हैं वो पर्यावरण, सामाजिक और राजनीतिक सुधार, नस्ल भेद, यही सारी चीजें, ह्यूमन राइट्स, तो उसको लेके ये अपना एक वो चलाती हैं, और इसकी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इस एनजीओ की आशीष लता। तो ये एनजीओ चला रही थी और काफी वक्त से चला रही थी। कहानी है कि 2015 में आशीष लता ने साउथ अफ्रीका के 2 बिजनेसमैन से करीब 8.3 लाख डॉलर, इंडियन करेंसी में 6 करोड़ रुपए 2015 में लिए। और क्यों लिए? उन्होंने कहा कि हम इंडिया से कुछ सामान मंगा रहे हैं, लेनिन, और 3 ऐसे बॉक्स आएंगे, और वो हमारे उनके अलग अलग एनजीओ के लिए काम में आएगा, और हमारे पास पैसे नहीं है, और ये सामान चूंकि एक एनजीओ वेलफेयर के लिए काम करता है उसके लिए, और ये दोनों बिजनेसमैन बड़े थे, तो उनसे कहा गया कि ये 6 करोड़ का मामला है, अगर आप हमें इसमें मदद करें तो यहाँ जो सामान आएगा उसके बाद उसमें से जो बिकेगा, उस 2 बिजनेसमैन ने ये कहा कि हम उसमें प्रॉफिट में आप अगर हिस्सा देंगे, सपोज अगर 2 रुपए का प्रॉफिट होता तो आप हमें 1 रुपये दीजिएगा, तो हम आपको देते हैं। आशीष लता मान गई। इंडिया से 3 कंटेनर आने थे, और लिनन के
इसके अलावा कुछ कपड़े के, और उन्होंने बताया था कि इंडिया से हमारे इस तरह की चीज़ें आती रहती हैं। तो 2 बिजनेसमैन थे, उसमें से एक इसके बहुत ही बड़े साउथ अफ्रीका के बिजनेसमैन हैं, उनका नाम है SR महाराज, और इनकी न्यू अफ्रीका अलायंस फुटवेयर डिस्ट्रीब्यूटर नाम से कंपनी है। ये जूते, चप्पल, कपड़े, लिनन, इन सब के एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती है, और इसीलिए आशीष लता ने इनसे मदद मांगी थी कि इंडिया से हमारे 3 कंटेनर आ रहे हैं जिसमें लिनन और बाकी चीज़ें हैं। तो SR महाराज जो बड़े बिजनेसमैन साउथ अफ्रीका के, वो तैयार हो गए। उन्होंने उन्हें पैसे दिए 3 कंटेनर के लिए, और जो इन्होंने पैसे दिए वो थे करीब 3 करोड़ रुपए से ज़्यादा, और एक दूसरे बिजनेसमैन थे, उनसे भी आशीष लता ने और पैसे दिए। लेकिन 2015 तक कोई कंटेनर इंडिया से वहां पहुंचा ही नहीं। जो सामान जिसके लिए पैसे लिए थे, 6 करोड़ रुपए एडवांस ही आशीष लता यानी कि गांधी जी के प्रपोती ने, वो सामान पहुंचा नहीं, और जो उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स और सारी चीज़ें दी थी उस कंपनी से, जब पैसे लिए थे तो एक एग्रीमेंट हुआ था, तो वो सारी चीज़ें डेट निकलती गई और वो पैसे आए नहीं। तो आखिर में फिर पैसे मांगे गए, तकाजा किया गया, वो टालती नहीं। इसके बाद फिर बिजनेसमैन दोनों कोर्ट पहुंच गए, कोर्ट के जरिए उन्हें नोटिस भेजा गया, और इस नोटिस के बाद उन्हें कहा गया कि आप पैसे दीजिए। 2015 में जब ये मामला धोखाधड़ी का कोर्ट में चला गया, उसके बाद तो सिंपल सा सबूत आशीष लता के खिलाफ थे। अदालत में उनकी पेशी हुई, और अदालत में लगभग उसी वक्त उनकी गिरफ्तारी हो जाती, लेकिन उन्होंने फिर कहा कि नहीं, ये सारी चीज़ें दे दी जाएंगी, जो पैसे हैं वो भी वापस कर दिए जाएंगे। 50,000 रैंड यानी कि करीब 2.25 लाख रुपए की जमानत राशि पर आशीष लता को उस वक्त बेल मिल गई, जमानत दे दी गई। कोर्ट ने कहा कि ठीक है, आप इसमें बाकी पैसे दे दीजिएगा और मामला सेटल हो जाएगा। 6 करोड़ का मामला था, 3 लाख के करीब में जमानत पर बाहर आ गई। लेकिन 2015 से 16, 17, 18, 19, 20 गुजर गया, पैसे मिले नहीं। बिजनेसमैन लगातार पैसे मांगते रहे, फिर वो कोर्ट में मामला चल ही रहा था। इसके बाद जब सारे डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए तो ये पता चला कि जो डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए थे वो फर्जी थे। कोई ऐसा लिनन, कोई ऐसा कंटेनर इंडिया से आना नहीं था, और उस फर्जी बिल और फर्जी सामान के नाम पर 6 करोड़ रुपए आशीष लता ने इन 2 बिजनेसमैन से ले लिए थे। तो जब ये सारी चीज़ें साबित हो गई तो फिर अदालत ने अब उन्हें 7 साल की सज़ा सुनाई है। अब आगे क्या होगा, ये मामला कोर्ट में जाएगा, इसके ऊपर होगा क्या ये तो पता नहीं। लेकिन इस खबर को पूरे सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों के न्यूज़पेपर ने भी छापा, वेबसाइट पे भी है, और उसकी वजह सिर्फ एक है। अगर आप यहाँ से महात्मा गांधी का नाम हटा दीजिए आशीष लता के नाम के आगे से, तो शायद इस खबर पे मैं ना कहानी सुनाता, ना इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा होता। सिर्फ इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि जिस शख्स के ऊपर धोखाधड़ी का इल्ज़ाम लगा, जिसे 7 साल की सज़ा हुई, उसका सीधे सीधे रिश्ता किसी और से नहीं बल्कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से जुड़ता है। महात्मा गांधी की वो सगी परपोती, उनके बेटे की बेटे के बेटे की बेटी। अब ये सारी साउथ अफ्रीका में भी खबरों में हेडलाइंस में छपी, इंडिया में भी आई, तो हर तरफ ये छपी। और यही वजह है कि अचानक गांधी जी का नाम एक दूसरे तरीके से पहली बार मीडिया में और सुर्खियों में आया, और सिर्फ उनकी परपोती की वजह से। अब इस नाम को क्लियर करने के लिए, इस धोखाधड़ी और 7 साल की जेल से बचने के लिए जो खबर आ रही है वो ये है कि शायद वो ऊपरी कोर्ट में भी मूव कर रही हैं, और ये भी हो सकता है कि आउट ऑफ द कोर्ट जाकर कुछ सेटलमेंट हो जाए, क्योंकि मामला 6 करोड़ का है। हालांकि 6 करोड़ छोटी रकम होती नहीं है। अब देखिए आगे क्या होता है, लेकिन जो डैमेज होना था वो डैमेज हो चुका। एक आशीष लता की गलती से खामखा गांधी जी का नाम इसमें आ गया। तो बहुत सारे लोगों ने कहा था, वो जानना चाहते थे, क्राइम तक फैमिली की मेंबर के लोगों के मेल हैं, सर ये कितनी सच्चाई है। आधे से ज़्यादा जो मैं मेल पढ़ा था उसमें से हर तीसरे मेल में तो ये लिखा था कि मान ही नहीं सकते कि गांधी जी की ये कोई परपोती है, ये कोई ऐसी दूर के रिश्तेदार होगी, दूर का रिश्ता होगा। लेकिन अफसोस ऐसा है नहीं, ये वाकई गांधी जी के परपोती हैं और सगी परपोती हैं। हालांकि गांधी जी के परिवार के बहुत सारे लोग हैं इसमें जिस वक्त जो अब भी अच्छे कामों में लगे हुए हैं और लोगों की सेवा कर रहे हैं, लेकिन उनमें से एक आशीष लता ने जिस तरीके से जो उनका चेहरा सामने आया, उसने थोड़ा सा
हम सभी को एक तरह से अफसोस में डाल दिया और अच्छा नहीं लगा ये सुनकर कि गांधी जी का परिवार का कोई शख्स इस तरह से धोखाधड़ी में शामिल हो सकता है। तो आज की कहानी में इतना ही है। अब आपसे कल मुलाकात होगी रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। हमारे देश में कई ऐसे जरूरतमंद लोग हैं जिनकी मदद की गुहार आपके कानों तक नहीं पहुंच पाती। न जाने ऐसे कितने बेबस और मजबूर लोग हैं जो पैसों की वजह से मजबूर हैं। आपकी थोड़ी सी मदद इनकी जिंदगी बदल सकती है, तो क्यों ना मदद के लिए हाथ बढ़ाएं। डोनेट करने या बाकी जानकारी के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करें।